कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे भारत में बेरोजगारी पर। हाल ही में प्राइवेट रिसर्च फर्म CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का दावा है कि अक्टूबर में बेरोजगारी दर 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। फिलहाल जो मेरी चिंता है वो बेरोजगारी से इतर इस बात की चिंता है कि जो लोग नौकरियों में नियोजित हैं उनकी भी सैलरी इतनी कम है कि उनके पास जीवन निर्वाह का संकट है, और इसी पर आज हम बात करेंगे। देखिए, इसका जो सबसे पहला कारण है ना, वो है अर्थव्यवस्था की अपर्याप्त आर्थिक वृद्धि। फोर्ब्स इंडिया के हाल के एक डाटा के अनुसार भारत GDP के मामले में 3.7 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि UN के हाल के डेटा के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का पहला देश बन चुका है। ऐसे में भारत के समक्ष ये सबसे बड़ी चिंता है कि 3.7 लाख करोड़ की GDP के साथ इतने बड़े जो जन समुदाय है उसको कैसे मैनेज करना है। यदि हम देखें तो चीन के साथ तुलना करें तो चीन की जो GDP है वो 17.7 लाख करोड़ की GDP है, जो भारत की GDP से लगभग 5 गुना बड़ी है। यदि हम भारत के प्रति व्यक्ति आय की बात करें, भारत सरकार के डाटा के अनुसार तो वह है 98,374 रुपये सालाना। यानी कि आप सोच सकते हैं कि भारत में जितने भी लोग हैं तो हर व्यक्ति सालाना 98,374 रुपये ही कमा पा रहा है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी सैलरी है 4,000 रुपये महीने, 5,000 रुपये महीने या 8,000 रुपये महीने। इसका मतलब है कि वो 98,374 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत में बढ़ रही जो इनकम असमानता है ये भी इसका एक बड़ा कारण बन के उभरती है, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म का होना। इसका मतलब है कि पूंजी का संकेंद्रण कुछ पर्टिकुलर हाथों में होना। खैर, अब हम बात करते हैं दूसरे कारण की तरफ। दूसरा इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो भारत में आर्थिक नियोजन का ठीक न होना। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या है? आर्थिक नियोजन का अर्थ है ऐसी रणनीतियाँ और नीतियाँ बनाना जिससे आर्थिक उद्देश्यों को पाया जा सके। बहरहाल, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी पूर्ण रोजगार प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना सरकार के लिए कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। हालांकि यह संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है तथा न्यायालय में प्रवर्तनीय भी नहीं है, क्योंकि यह सरकार के नीति निर्देशक तत्व है। आज़ादी के बाद प्रारंभिक सरकारों ने इसे प्राप्त करने के लिए ही सरकारी उपक्रम लगाए, जिसमें यदि हम देखें तो BPCL, BSNL, NTPC प्रमुख हैं। लेकिन ये कुछ बड़े जो PSUs थे या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, ये लगातार घाटे में रहे, और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत के सामने आर्थिक संकट आ पड़ा, भुगतान संतुलन का संकट, जिसमें हम दूसरे देशों को निर्यात कम कर रहे थे लेकिन हम आयात कम ज़्यादा कर रहे थे। ऐसे में भारत सरकार को 1991 के आसपास IMF से लोन लेना पड़ा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेना पड़ा। लेकिन IMF ने भारत के सामने कुछ शर्तें रखी और उन शर्तों के अनुसार भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से बदलना पड़ा और भारत बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की तरफ चल पड़ा, जिसके सुधारों में LPG प्रमुख है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अर्थात अब भारत में दूसरे देश भी आकर के खुला निवेश कर सकते थे, और जैसे ही भारत में खुला निवेश हुआ तो जो भारत की लोकल इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो गई, और इसका कारण ये हुआ कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री थी वो समाप्त हो गई और भारत में नए तरह के रोजगार डेवलप होना शुरू हुए, जिसके अनुसार हमने अपनी भारत की शिक्षा व्यवस्था को तो बदला नहीं था। हमारी शिक्षा व्यवस्था वही अंग्रेजों के ज़माने की रह गई, और इससे हुआ क्या कि भारत में ग्रोथ तो बड़ी तेज़ी से हुई क्योंकि विदेशी निवेश आया, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हुई लेकिन लोगों को नौकरियां नहीं मिली। इसके बाद तीसरा कारण क्या है? तीसरा जो कारण है ना वो है जनसंख्या का बढ़ना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है, और इतनी बड़ी जनसंख्या को सिर्फ सरकारी नौकरियां दे पाना तो एकदम असंभव सी बात है। लेकिन ये नौकरियां यदि प्राइवेट सेक्टर में भी देनी है तो होता क्या है कि एक ही कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है उसके लिए 4 लोग लाइन लगाए खड़े पड़े हैं, और ऐसे में होता क्या है कि कोई व्यक्ति कम पेमेंट पर उसी नौकरी को करने को तैयार हो जाता है, उसी वक्त एक योग्य व्यक्ति को वहाँ से टरका दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो ये भी एक कारण है। चौथा सबसे बड़ा जो कारण है वो है नौकरी विशेषज्ञता। हाल फिलहाल अधिकांश कॉर्पोरेट सेक्टर इस बात को कहते आए हैं कि भाई देखिए, हमारे पास नौकरियां तो हैं
लेकिन उन नौकरियों के लिए जो स्किल सेट चाहिए वो भारतीय युवाओं के पास है ही नहीं, क्योंकि कॉलेज तो ऐसा स्किल सेट दे ही नहीं रहे। वो कौन से सेक्टर हैं अगर हम देखें तो फाइनेंस का सेक्टर है, मार्केटिंग का सेक्टर है, अकाउंटिंग का सेक्टर है, आईटी का सेक्टर है, सेल्स का सेक्टर है, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, आईटी मैनेजमेंट हो गया तथा इकोनॉमिक्स हो गया। तो इन क्षेत्रों में नौकरियां तो है, लेकिन उनको करने योग्य लोगों को स्किल डेवलप नहीं कराई गई है और अंततः वो लोग बेरोजगार हैं या फिर अगर कहीं नियोजित भी हैं तो उनकी सैलरी इतनी कम है कि उनके सामने आर्थिक संकट ही है और वो अपना जीवन यापन खुशीपूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। तो ठीक है, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।